हेलो दोस्तों, मैं विपिन आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर आर्मी पेपर हैकर पर। आ जाइए, आज हम देखेंगे जी के जीएस के 30 क्वेश्चन। ठीक है, 30 क्वेश्चन देखेंगे और साथ ही साथ उनके चारों ऑप्शन को हम एक एक करके देखेंगे, सभी के बारे में समझेंगे। ठीक है, आ जाइए सभी लोग। ज़्यादा टाइम बचा नहीं है अब हमारे पेपर के लिए, तो अब ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। थोड़े दिन आराम नहीं करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, चलो पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, ये आपको बताना है। कि राष्ट्रीय पर्यटन दिवस है वो कब बनाया जाता है, ये आपको बताना है। बात करें, देखिए, ये 6 जून को, 6 जून को मनाया जाता है राष्ट्रीय कीट दिवस। क्या कीट दिवस मनाया जाता है? कीट, राष्ट्र विश्व का कीट दिवस किस दिन को मनाया जाता है? विश्व कीट दिवस, विश्व कीट दिवस मनाया जाता है 6 जून को। और बात करें 30 अप्रैल को, तो 30 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व पशु चिकित्सा दिवस। विश्व पशु चिकित्सा दिवस, पशु चिकित्सा दिवस दिवस। और बात करें 11 जनवरी की, तो 11 जनवरी को मनाया जाता है लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि, यानी लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कब हुई थी? 11 जनवरी को। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री, शास्त्री पुण्यतिथि, शास्त्री की पुण्यतिथि मनाई जाती है। तो बचा क्या हमारा? राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। ठीक है, तो आंसर ए क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करें 9 जनवरी की, तो 9 जनवरी को मनाया जाता है हमारा राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। क्या? राष्ट्रीय प्रवासी दिवस, प्रवासी दिवस। बात करें 12 जनवरी की, तो 12 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस जो मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद के जन्म तिथि पर। के स्वामी विवेकानंद की जन्म के। लोमेश कुमार, जय हिंद भाई, आ जाइए, उत्तर देते रहिए सभी क्वेश्चनों के। ठीक है, आ जाइए लोमेश, उत्तर दीजिए इसका। 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस। ये किसके जन्म तिथि पर बनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद की जन्म तिथि पर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है हमारा 25 जनवरी को। ठीक है, तो आंसर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और इसका उत्तर दीजिए। बताइए, सैयद वंश की स्थापना किसने की थी? सैयद वंश की स्थापना किसने की थी, ये आपको बताना है। उत्तर दीजिए इसका। लोमेश कुमार, उत्तर दीजिए इसका, क्या होगा? उत्तर देते रहिए, उत्तर रुकने नहीं चाहिए। देखते हैं आगे क्या है। हुमायूं, हुमायूं की बात करें, हुमायूं किसका बेटा था? बाबर का बेटा था, बाबर का बेटा। इसका जो युद्ध हुआ था, चौसा का युद्ध, चौसा का युद्ध, चौसा का युद्ध हुआ था हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच, शेरशाह सूरी के बीच। शेरशाह सूरी ने इसे चौसा के युद्ध में क्या किया? हरा दिया, और इसे हराने के बाद क्या बना? खुद दिल्ली का शासक बन गया। ठीक है, लोमेश कुमार, उत्तर देते रहिए। ठीक है, उत्तर रुकने नहीं चाहिए। और बात करें सैयद वंश, सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तो सैयद वंश का संस्थापक था खिज्र खां। कौन था? खिज्र खां। और शाहजहां की बात करें, तो शाहजहां ने अर्जुन देव, अर्जुन देव, सिखों के 5वें गुरु, सिखों के 5वें गुरु कौन थे? अर्जुन देव थे। अर्जुन देव को क्या किया था? फांसी की सजा दी थी इसने। अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु कौन थे? सिखों के 5वें गुरु थे, 5वें गुरु। अर्जुन देव को फांसी की सजा दी थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? खिज्र खां। क्या हो जाएगा? खिज्र खां।
आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन का उत्तर दीजिए, इसका क्या आंसर होगा। उमेश कुमार उत्तर दो इसका। अगला क्वेश्चन है, भारत भारती किस प्रसिद्ध कवि की रचना है, बताइए। भारत भारती किस प्रसिद्ध कवि की रचना है, ये आपको बताना है। इसका आंसर क्या होगा, ये दीजिए इसका उत्तर। इसका उत्तर दीजिए, इसका आंसर क्या होगा। अगर बात करें इसमें सुमित्रा नंदन पंत, तो सुमित्रा नंदन पंत की प्रसिद्ध है चिदम्बरा। कौन सी पुस्तक है इनकी, चिदम्बरा। चिदम्बरा प्रसिद्ध इनकी रचना है। बात करें हरीश्वर कुमार रेणु की, तो इनकी कौन सी है, इनकी है मैला आंचल। कौन सा, मैला आंचल। अब बात करें हरिवंश राय बच्चन की, तो हरिवंश राय बच्चन की है मधुशाला। कौन सी है, मधुशाला। मधुशाला। अब बताइए भारत भारती किस प्रसिद्ध कवि की रचना है, तो आपको उत्तर देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बताइए क्या होगा, दीजिए उत्तर इसका। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त। कौन हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है, भारत भारती है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे, यानी भारत में यूरोपीय कौन थे जो सबसे पहले भारत में आए थे या सबसे पहले भारत में पहुंचा था, ये आपको बताना है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। बात करें भारत सबसे पहले आने वाला व्यक्ति कौन था, तो कौन था, वास्को डी गामा। कौन था, वास्को डी गामा। वास्को डी गामा। वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा था, तो ये पहुंचा था 14 जुलाई। कब पहुंचा था, 17 मई 1498 को। कब, 17 मई 1498 को। 17 मई 1498 को ये भारत पहुंचा था। और कहां पहुंचा था, 1498 को केरल के कालीकट पर। कहा, कालीकट केरल। कालीकट केरल। सबसे पहले भारत की खोज किसने की थी, वास्को डी गामा ने की थी। और वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा था, कालीकट तट पर पहुंचा था 1498 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद में तो फिर आते रहे, फिर अंग्रेजों के डच भी आए, फिर फ्रांसीसी भी आए, फिर इंग्लैंड वाले अंग्रेज भी आए। ठीक है, तो बताइए जो वास्को डी गामा था, वास्को डी गामा किस देश का था, तो ये था पुर्तगाल। किसका, पुर्तगाल का। ये पुर्तगाली था। क्या था, पुर्तगाली था। तो वास्को डी गामा भारत आने वाला पहले कौन थे, पुर्तगाली थे। और पुर्तगाली में सबसे पहले कौन आया था, वास्को डी गामा आया था। वास्को डी गामा भारत सबसे पहले आया था। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी, पुर्तगाली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखिए इसका उत्तर क्या होगा। अगले क्वेश्चन का आपको उत्तर देना है। बताइए, गांधी शांति अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया था। गांधी शांति अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया था, यह आपको बताना है। बताइए, गांधी शांति पुरस्कार। गांधी शांति पुरस्कार दिया गया था शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान कौन है, इन्हें ऐसे भारत के राष्ट्रपिता किसे कहते हैं, गांधी जी को कहते हैं। तो इन्हें बांग्लादेश के, कहां के, बांग्लादेश के राष्ट्रपिता कहते हैं। बांग्लादेश के राष्ट्रपिता, राष्ट्रपिता। बांग्लादेश के राष्ट्रपिता, बांग्लादेश के राष्ट्रपिता कौन है, शेख मुजीबुर रहमान है। शेख मुजीबुर रहमान कौन है, यह 1971 में बांग्लादेश को आजाद कराने में इनकी बहुत बड़ी भूमिका रही थी। अगर बात करें बांग्लादेश आजाद कब हुआ था, तो बांग्लादेश आजाद हुआ था 26 मार्च 1971 ईस्वी में। कब हुआ था, 26 मार्च 1972 में। 1971 में युद्ध हुआ था और 1972 में क्या हुआ था, बांग्लादेश आजाद हुआ था। भारत ने 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध लड़ा था और 26 मार्च 1972 में क्या हुआ, बांग्लादेश
आजाद हुआ था। ठीक है, अब आप बात करते हैं बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश को देश के रूप में मान्यता देने वाला जो पहला राज्य था, वो पहला देश कौन सा था, ये बताइए। बांग्लादेश को बांग्लादेश को देश के रूप में मान्यता देने वाला पहला देश, क्योंकि ये पहले जो था पाकिस्तान का हिस्सा था, पाकिस्तान का पूर्वी पूर्वी पाकिस्तान बोलते थे बांग्लादेश को। बांग्लादेश को सबसे पहले देश के रूप में मान्यता देने वाला देश, रूप में मान्यता किसने दी थी? तो सबसे पहले दी थी भूटान ने। किसने दी थी? भूटान ने। भारत ने भले ही इसे आजाद कराया था, लेकिन सबसे पहले मान्यता किसने दी थी? भूटान ने दी थी। ठीक है, बात करें बांग्लादेश के प्रधानमंत्री की, तो बांग्लादेश की अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? तो शेख हसीना है। कौन है? शेख हसीना। शेख हसीना कौन है? ये शेख मुजीबुर रहमान की बेटी है। शेख मुजीबुर रहमान की कौन है? बेटी है शेख हसीना। ये क्या है? बांग्लादेश की वर्तमान प्रधानमंत्री है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी हो जाएगा, शेख मुजीबुर रहमान। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। बताइए अगला क्वेश्चन। बताइए एशिया में सबसे गहरी खदान कौन सी है? एशिया की सबसे गहरी खदान कौन सी है, ये आपको बताना है। बताइए एशिया की सबसे गहरी खदान कौन सी है, ये आपको बताना है। बात करें सबसे गहरी खदान, एशिया की सबसे गहरी खदान कौन सी है? अब बताइए जादूगोड़ा खदान। जादूगोड़ा की खदान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जादूगोड़ा की बात करें तो ये यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? यूरेनियम के लिए। जादूगोड़ा की खदान से क्या निकलता है? यूरेनियम निकलता है। कोलार गोल्ड फील्ड किसके लिए प्रसिद्ध है? ये प्रसिद्ध है किसके लिए? सोने के लिए। सोना, इसके ऊपर तो एक फिल्म भी बन चुकी है। कौन सी? केजीएफ, कोलार गोल्ड फील्ड। कोलार गोल्ड फील्ड, इसके ऊपर एक फिल्म बन चुकी है साउथ की, कोलार गोल्ड फील्ड, सभी लोगों ने देखी ही होगी। कौन सा आंसर हो जाएगा इसका? एशिया की सबसे गहरी खदान कौन सी है? कोलार गोल्ड फील्ड या कोलार स्वर्ण खदान। इसको 2003 में बंद कर दिया गया था। 2003 में बंद कर दिया गया था। 2003 में बंद कर दिया। यह दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी गहरी, एशिया की सबसे गहरी खदान है, लेकिन दुनिया की दूसरी सबसे गहरी खदान है। कौन सी? कोलार गोल्ड फील्ड। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी, दुनिया की दूसरी सबसे गहरी खदान। केजीएफ या कोलार गोल्ड फील्ड, ये क्या है? एशिया की सबसे गहरी खदान है। चल के मेरा ये बताइए ये कहाँ है? कोलार गोल्ड फील्ड किस राज्य में है? कर्नाटक में। किसमें? कर्नाटक में है। कर्नाटक राज्य में। बताइए कर्नाटक के सीएम कौन है? तो कर्नाटक के सीएम बताइए और राज्यपाल भी बताइए कौन है। कर्नाटक के सीएम कौन है? वाई एस येदुरप्पा। बी एस येदुरप्पा। बी एस येदुरप्पा। बी एस येदुरप्पा क्या है? कर्नाटक के सीएम है, यानी कि मुख्यमंत्री हैं। और बात करें राज्यपाल कौन है? तो राज्यपाल है थावरचंद गहलोत। कौन है? थावरचंद गहलोत है। थावरचंद गहलोत। थावरचंद गहलोत कर्नाटक के सीएम राज्यपाल हैं, और सीएम का नाम वी एस येदुरप्पा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए और इसका उत्तर दीजिए। क्वेश्चन है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? और साथ ही साथ ये भी बताइए यूटी कौन सा है, मतलब केंद्र शासित राज्य कौन सा है जिसमें सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या है? और सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य बताइए। सबसे अधिक जनसंख्या किसकी है? सबसे अधिक जनसंख्या और सबसे कम जनसंख्या।
सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य की है, सबसे कम किसकी है? ये चाल क्रमण चालू करो, देखो सबसे, अगर बात करें यूटी में, यानी 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला, सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या वाला, बात करें केंद्र शासित कौन सा है? केंद्र शासित राज्य दिल्ली। दिल्ली में सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या है केंद्र शासित प्रदेशों में। सबसे अधिक जनसंख्या की बात करें तो किसमें? उत्तर प्रदेश में है। और सबसे कम जनसंख्या कहाँ है? सिक्किम में है। कहाँ है? सिक्किम में है। ये किसके अनुसार है? 2011 के अनुसार है। अभी 2021 में भी जनगणना हुई है, वो ही है डिजिटल जनगणना। इसका अभी आंकड़े आए नहीं है, अभी आंकड़े कौन से चल रहे हैं? 2011 वाले ही चल रहे हैं। अगर बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार, तो महाराष्ट्र में सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या है। महाराष्ट्र की जनसंख्या सबसे अधिक कैसी है? नगर की रहने वाली है। ठीक है। अगर बात करें महाराष्ट्र के सीएम की, तो सीएम कौन है? एकनाथ शिंदे। कौन है? एकनाथ शिंदे। और इसके राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। भगत सिंह कोश्यारी। राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए और इसका उत्तर दीजिए। बताइए, भारतीय संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, ये आपको बताना है। बताइए। मसौदा समिति, इसे क्या कहते हैं? प्रारूप समिति को कहते हैं मसौदा समिति, मसौदा या ड्राफ्ट समिति, कुछ भी पूछ सकता है। ड्राफ्ट समिति, मसौदा समिति या प्रारूप समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे, ये आपको बताना है। ठीक है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो ये क्या थे? संघ समिति के अध्यक्ष थे। किसके? संघ समिति। संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। अध्यक्ष। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे? संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष। संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष, स्थायी अध्यक्ष थे। और भारत के पहले राष्ट्रपति, भारत के पहले राष्ट्रपति, पहले राष्ट्रपति भी थे। ठीक है। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? भीमराव अंबेडकर। क्या हो जाएगा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को कहा है कि संविधान की आत्मा? किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा है? तो भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को, किसे? आर्टिकल 32 को, अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। संविधान की आत्मा कहा है। कहा है। ठीक है। संविधान की आत्मा किसे कहा है? आर्टिकल 32। और आर्टिकल 32 क्या है? नीति निर्देशक तत्व। क्या क्या है? संवैधानिक औपचारिक अधिकार। औपचारिक संवैधानिक औपचारिक अधिकार क्या है? आर्टिकल 32 में है। और आर्टिकल 32 को ही क्या कहा है? संविधान की आत्मा कहा है। किसने? भीमराव अंबेडकर ने। ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? डॉक्टर BR अंबेडकर। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए और इसका उत्तर दीजिए। बताइए, प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत कब की गई थी? प्रधानमंत्री जनधन योजना है, इसमें फ्री में खाते खोले जाते हैं बैंकों में, उसकी शुरुआत कब की गई थी? बताइए। अगर बात करें तो प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना का जो प्रधानमंत्री जनधन योजना की घोषणा प्रधानमंत्री PM नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2019 को लाल किले से की थी। किससे? लाल किले से की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो
प्रधानमंत्री जनधन योजना है या जीरो बैलेंस खाता, जैसे क्या कहते हैं जीरो बैलेंस खाता खाता खोला गया था, उसकी घोषणा कहां से की थी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को 2019 में लाल किले से की थी। कहां से? लाल किले से की थी। अगर बात करें इसकी जो जो लागू कब से, जो आया कब से, प्रधानमंत्री जनधन योजना लागू कब से हुई? तो ये आई थी 28 जुलाई 2014 को। 28 जुलाई 2014 को क्या आई थी? प्रधानमंत्री जनधन योजना आई थी। ठीक है, 28 जुलाई नहीं, 28 अगस्त है। क्या है? अगस्त, 28 अगस्त को। ठीक है, 15 अगस्त को तो उन्होंने घोषणा की थी, उसके बाद 28 अगस्त को क्या कर दिया गया था? इसे लागू किया था 28 अगस्त 2019 को। 28 अगस्त 2019 को कब? 28 अगस्त 2019 को लागू कर दिया गया था। यानी 15 अगस्त 2019 को उन्होंने लाल किले से क्या किया था? इसका घोषणा की थी, उसके बाद में 28 अगस्त से क्या कर दी? इसे लागू कर दी थी। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका डी। 2019 नहीं, 2014 है। 2019 में तो क्या था? इलेक्शन था। 2014 में की थी। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? इसका डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सीमा पूनिया किस खेल से संबंधित है? सीमा पूनिया किस खेल से संबंधित है? उत्तर दीजिए गुड्डू राजपूत, उत्तर दीजिए। हाँ, 2017 में जीएसटी आया था, जुलाई में। जुलाई 2017 को क्या आया था? जीएसटी आया था। और जीएसटी कहाँ के मॉडल पर आधारित है? कनाडा मॉडल पर आधारित है। ठीक है, अगर बात करें सीमा पूनिया की, सीमा पूनिया ने 2006 में कॉमनवेल्थ है, कॉमनवेल्थ या राष्ट्रमंडल खेलों में, कॉमनवेल्थ खेल 2006 में, ये क्या है? एक एथलीट है और क्या डिस्कस थ्रो, क्या डिस्कस थ्रो के खिलाड़ी हैं। डिस्कस थ्रो के 60 मीटर दूरी पर इन्होंने क्या किया था? डिस्कस थ्रो को 60 मीटर दूरी पर फेंक कर रजत पदक हासिल किया था। क्या? रजत पदक हासिल किया था। और बात करें सीमा पूनिया की, तो ये सीमा पूनिया किस राज्य से बिलोंग करती हैं? तो ये करती हैं हरियाणा से। कहां से? हरियाणा से। हरियाणा। सीमा पुनिया किस राज्य से निवास करती हैं? तो ये करती हैं कहां से? हरियाणा, सोनीपत, हरियाणा की सोनीपत जिले से। किससे? सोनीपत जिले से। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? बताइए। एथलीट है। सीमा पुनिया क्या है? एक एथलीट है। क्या है? एथलीट है। ठीक है, बात करें क्रिकेट में, क्रिकेट में खिलाड़ी कितने होते हैं? 11 खिलाड़ी होते हैं। बॉक्सिंग में तो एक एक होते हैं। ऐसे ही शूटिंग में भी क्या? शूटिंग में तो एक ही खिलाड़ी होता है। शूटिंग मतलब जिसमें राइफल वगैरह शूटिंग से की जाती है, 10 एयर 20। बॉक्सिंग से नहीं, बॉक्सिंग तो बॉक्सिंग से नहीं है। सीमा पुनिया बॉक्सिंग से नहीं, किससे? एथलीट से, डिस्कस थ्रू से। किससे? डिस्कस थ्रू से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बताइए मथुरा कला शैली का विकास किसके शासनकाल में हुआ था? बताइए मथुरा कला शैली का विकास किसके शासनकाल में हुआ था? ये बताना है। लोमेश कुमार, गुड्डू राजपूत, उत्तर दो इसका। नहीं नहीं, नाम में पूनिया होने से मतलब बजरंग पूनिया की बहन थोड़ी हो जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं है। बजरंग पूनिया नहीं, सीमा पूनिया है ये। ठीक है, और बात करें मथुरा, बताइए मथुरा कला शैली का विकास किसके शासनकाल में हुआ था? ये बताइए। अब देखो अशोक की बात करें, सम्राट अशोक, सम्राट अशोक के समय में कौन सा युद्ध हुआ था? 261 ईस्वी में कलिंग का युद्ध। कौन सा? कलिंग का युद्ध अशोक का सबसे प्रसिद्ध युद्ध है। कलिंग का युद्ध किसके खिलाफ हुआ था? उड़ीसा के खिलाफ हुआ था। और इसका 261 में कलिंग का युद्ध का वर्णन किसमें मिलता है? अशोक के 13वें शिलालेख में। किसमें? 13वें शिलालेख में मिलता है इसका, शिलालेख में। अगर बात करें अशोक, अशोक को क्या, अशोक के अन्य नाम क्या है? प्रियदर्शी। क्या है? प्रियदर्शी। और इसका अन्य नाम क्या है? चंडा अशोक भी कहते हैं इसे, चंडा अशोक। ठीक है,
बताइए पुष्यमित्र शुंग, क्या है पुष्यमित्र शुंग, इसने क्या किया था, शुंग वंश की स्थापना की थी, शुंग वंश की संस्थापक था ये, शुंग वंश का संस्थापक, संस्थापक। बताइए मथुरा कला शैली का विकास किसके समय में हुआ था, तो किसके समय में हुआ था, कुषाण शासक कनिष्क। कनिष्क किसका शासक था, कुषाण का शासक, कुषाण वंश का शासक था, कुषाण वंश का शासक। मथुरा कला शैली का विकास किसके शासनकाल में हुआ था, तो किसके में हुआ था, कनिष्क के शासनकाल में। ठीक है गुड्डू राजपूत, बहुत अच्छे उत्तर देते रहिए, कमेंट रुकनी नहीं चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन का आपको उत्तर देना है। बताइए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में करो या मरो का नारा किस आंदोलन से जुड़ा है। करो या मरो का आंदोलन जो नारा है वो किस आंदोलन से जुड़ा है, और यह भी बताइए करो या मरो का नारा किसने दिया था। करो या मरो का नारा, नारा किसने दिया था, किसने दिया, ये बताइए। तो करो या मरो का जो नारा है वो किससे जुड़ा हुआ है, भारत छोड़ो आंदोलन से। किससे, भारत छोड़ो आंदोलन से। और भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब से हुई थी, तो इसकी शुरुआत हुई थी 8 अगस्त, किससे हुई थी, 8 अगस्त, 8 अगस्त 1942 ईस्वी में। किससे, 8 अगस्त 1942 ईस्वी में हुई थी। और ये कहाँ, करो या मरो का नारा किसने दिया था, तो गांधी जी ने दिया था। किसने, गांधी जी ने। कहाँ दिया था, तो मुंबई के ग्वालियर टैंक में, ग्वालियर टैंक में, मुंबई के ग्वालियर टैंक में क्या हो रही थी, मीटिंग हो रही थी। उस मीटिंग में गांधी जी ने, पहली बार कहा जाता है कि गांधी जी हमेशा अहिंसा के पुजारी रहे हैं, पहली बार उन्होंने 8 अगस्त 1942 को जब आंदोलन की, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कर रहे थे, तो वहां उन्होंने नारा दिया था करो या मरो का नारा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, करो या मरो। ठीक है, अगर बात करें असहयोग आंदोलन की, तो असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था, 1 अगस्त 1920 में। कब हुआ था, 1 अगस्त 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था, 1920 में। और खिलाफत आंदोलन किसने चलाया था, ये हुआ था 1919 ईस्वी में। कब हुआ था, 1919 ईस्वी में। किसके द्वारा, अली ब्रदर के द्वारा। किसके, अली ब्रदर के द्वारा, अली भाइयों के द्वारा। खिलाफत आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था, 1919 में हुआ था, अली ब्रदर के द्वारा। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 में हुआ था। ठीक है, अगर बात करें दांडी यात्रा हुई थी, तो 12 मार्च 1930 को। दांडी यात्रा कब हुई थी, 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा की शुरुआत की गई थी। दांडी यात्रा, दांडी पहुंचकर गांधी जी ने क्या किया था, असहयोग नमक कानून को तोड़ा था और सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। ठीक है, ठीक है गुड्डू राजपूत, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए और इसका उत्तर दीजिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, IRBM का पूर्ण रूप क्या है। IRBM का पूर्ण रूप क्या है, तो बताइए इसका पूर्ण रूप क्या है। इंटरमीडिएट वोटिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक्स वोटर मशीन, इंटरमीडिएट रेंजिंग बैलिस्टिक मिसाइल, या इलेक्ट्रॉनिक्स रिट बैलिस्टिक मिसाइल। बताइए इसका उत्तर क्या होगा। बताइए, DRDO, 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 DRDO का गठन कब हुआ था, तो इसकी स्थापना की बात करें, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1958 ईस्वी में। कब हुई थी, 1958 ईस्वी में। और DRDO के अध्यक्ष बताइए कौन है, तो अध्यक्ष समीर बी कामत। कौन है, समीर बी कामत। ये कौन है, DRDO के अध्यक्ष हैं। तो बताइए DRDO के IRBM का पूर्ण नाम क्या है, तो IBRM का पूर्ण नाम क्या है, क्या, इंटरमीडिएट रेंजिंग बैलिस्टिक मिसाइल, इंटरमीडिएट रेंजिंग बैलिस्टिक मिसाइल।
बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है, ये परवलयाकार पथ पे चलती है। किस पे? परवलयाकार पथ पर। ठीक है गुड्डू राजपूत, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कृष्णा कृष्णा नदी की सहायक नदी है? नहीं, कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है, ये आपको बताना है। बताइए कृष्णा की सहायक नदी कौन कौन सी है। देखो कौन कौन सी है, पंचगंगा, दूध गंगा, कोयना, तुंगभद्रा, तुंगभद्रा, मूसी और भीमा। ये क्या है, इसकी सहायक नदियां हैं। किसकी? कृष्णा नदी की। कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है? पंचगंगा, दूधगंगा, कोयना, तुंगभद्रा, मूसी और भीमा। ये क्या है? कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। अगर बात करें उद्गम, कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है, तो इसका उद्गम हुआ महाबलेश्वर से। कहाँ से? महाबलेश्वर। महाबलेश्वर कहाँ है? तो महाबलेश्वर है महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये सभी। कौन कौन सी है? कोयना, भीमा और तुंगभद्रा। ये क्या है? तीनों इसकी सहायक नदी है कृष्णा नदी की। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? दूध गंग। इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है? देखो, पंचगंगा, दूधगंगा, कोयना, तुंगभद्रा, मूसी और भीमा। ये क्या है? इसकी सहायक नदी है। ठीक है, और एक नदी और है, कौन सी? बेना। बेना भी इसकी क्या है? सहायक नदी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इसका उत्तर दीजिए। अगला क्वेश्चन है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, ये बताइए। और ये भी बताइए, संघ लोक सेवा आयोग की अध्यक्ष की, संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? दोनों के उत्तर दीजिए। गुड्डू राजपूत उत्तर दो इसका। नियुक्ति कौन करता है बताइए। संघ लोक सेवा की और राज्य लोक सेवा की, दोनों की बात बताइए। अगर बात करें उपराष्ट्रपति की, तो उपराष्ट्रपति किस आर्टिकल में है? ये आर्टिकल 63 में। किसमें? आर्टिकल 63 में। बात करें राज्यपाल की, तो राज्यपाल किसमें? आर्टिकल 153 में है। किसमें? आर्टिकल 153 में। मुख्य न्यायाधीश, हमारा जो सर्वोच्च न्यायालय है, वो किसमें है? आर्टिकल 124 में। ठीक है, बताइए इसका उत्तर क्या होगा। संघ लोक सेवा आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन? राष्ट्रपति करता है। और राष्ट्रपति किस आर्टिकल में है? ये आर्टिकल 52 में। राष्ट्रपति के बारे में आर्टिकल 52 से 62 तक दिया हुआ है। ठीक है, अब बात करें राज्य लोक सेवा आयोग की नियुक्ति कौन करता है, इनके सदस्यों की, तो कौन करता है? राज्यपाल करता है। राज्यपाल संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, सदस्य की और अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? राज्यपाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राज्यपाल इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन का उत्तर दीजिए। गलत मत कीजिए गुड्डू राजपूत, क्वेश्चन गलत जा रहा है आपका। बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी संघीय सरकार की एक विशेषता है? संघीय सरकार की विशेषता क्या है, ये बताइए, क्या विशेषता है? हाँ गुड्डू राजपूत, आर्टिकल 52 से लेकर 62 तक क्या है? राष्ट्रपति है। ठीक है, आर्टिकल 124 में क्या है? सर्वोच्च न्यायालय है। ठीक है, उत्तर दीजिए अब इसका। इसका उत्तर क्या होगा बताइए। संघ तथा निम्नलिखित में से संघीय सरकार का ये एक विशेषता क्या है? संघीय सरकार की विशेषता क्या है? अगर बात करें नागरिकता की, तो भारत में नागरिकता किस आर्टिकल में दी गई है? आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक। आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक क्या है? हमारी नागरिकता दी हुई है। आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक।
और अगर मौलिक अधिकार की बात करें, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार कहां से कहां तक है? तो आर्टिकल 12 से 35 तक, आर्टिकल 12 से 35 तक है। ठीक है, तो भाग कौन सा है? ये भाग 3 है। कौन सा? भाग 3 में है। और नागरिकता किसमें है? भाग 2 में है। किसमें? भाग 2 में। ठीक है, तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सी संघीय सरकार की एक विशेषता है? तो क्या विशेषता है? संघ तथा राज्यों के बीच शक्ति का वितरण। संघ तथा राज्यों की शक्ति का मध्य जो वितरण है वो क्या है? संघीय सरकार की एक विशेषता है। ठीक है, संसद की सर्वोच्चता नहीं, इसमें क्या होगा? संघ तथा राज्यों के बीच में शक्तियों का वितरण। ठीक है, ठीक है गुड्डू राजपूत, लोमेश कुमार उत्तर देते रहिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी। आंसर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है चंद्रयान-1, चंद्रमा के लिए भारत रत्न। क्वेश्चन आंसर ही बता दिया मैंने पहले। बताइए चंद्रमा के लिए भारत का पहला मिशन कौन सा था? चंद्रमा के लिए भारत का पहला मिशन कौन सा था, ये बताइए। अगर बात करें मंगल मिशन की, तो मंगल मिशन कौन सा था भारत का पहला? मंगलयान। कौन सा था? मंगलयान था। चंद्रमा के लिए पहला मिशन कौन सा था? बताइए इसका आंसर क्या होगा? चंद्रयान-1। बात करें चंद्रयान-1 की, चंद्रयान-1 क्या था? चंद्रयान-1, चंद्रयान-1 क्या है? भारत का पहला चंद्रमा पर मिशन है। और बात करें चंद्रयान-1 की, तो ये 22 अक्टूबर 2008 को 22 अक्टूबर 2008 को 2008 को श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया था। और किसके द्वारा? तो PSLV C-11 के द्वारा, PSLV C-11 के द्वारा चंद्रयान-1 को अंतरिक्ष में छोड़ा गया था। ठीक है, और किस जगह से भेजा गया था? श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा की बात करें तो किस राज्य में है? ये आंध्र प्रदेश में है। किसमें? आंध्र प्रदेश में है। श्रीहरिकोटा कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। यहाँ से क्या होता है? अंतरिक्ष में सैटेलाइट वगैरह भी छोड़े जाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? चंद्रयान-1। यानी चंद्रयान-1 22 अक्टूबर 2008 को छोड़ा गया था, लेकिन 27 अक्टूबर, किसको? 27 अक्टूबर 2008 को क्या चंद्रमा की कक्षा में पहुंच गया था। 27 अक्टूबर 2008 को चंद्रमा की कक्षा में पहुंच गया, चंद्रमा की कक्षा में पहुंच गया था। ठीक है, 5 दिन में ही क्या पहुंच गया था? ये चंद्रमा की कक्षा में पहुंच गया था। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? चंद्रयान-1। और मंगल मिशन हमारा पहला कौन सा था? मंगलयान था। और इस मंगलयान का जो चित्र है 2000 के नोट पर दिया गया है। किस पर? 2000 के नोट पर। मंगलयान को 2000 के नोट पर भी जगह दी गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बताइए इसका आंसर क्या होगा? अगला क्वेश्चन है हमारा, मेकिंग ऑफ न्यू इंडिया पुस्तक की रचना किसने की थी? मेकिंग ऑफ न्यू इंडिया पुस्तक की रचना किसने की थी? अगर बात करें मेकिंग न्यू इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, तो वो है डॉक्टर विवेक देवराय। डॉक्टर विवेक देवराय ये कौन है? ये प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष हैं। सलाहकार परिषद के अध्यक्ष हैं। आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष हैं। बात करें रघुराम राजन की, तो ये क्या है? पूर्व RBI के गवर्नर हैं। कौन है? पूर्व RBI के गवर्नर। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? मेकिंग ऑफ द न्यू इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर विवेक देवराय हैं। ठीक है, ये पुस्तक किस पे लिखी गई है? इंडिया के मेक इन इंडिया के इनिशिएटिव पर। ठीक है, इंडिया का कौन सा इनिशिएटिव चल रहा है? मेक इन इंडिया, उस पर लिखी हुई है ये।
बताइए अगला क्वेश्चन है हमारा, सेशल्स की राजधानी कहाँ है? सेशल्स की राजधानी कहाँ है ये बताइए। सेशल्स की राजधानी कहाँ है ये आपको बताना है। सेशल्स के राष्ट्रपति बताइए कौन है? सेशल्स का राष्ट्रपति एक भारतीय है। कौन है? एक भारतीय, ये भारत के मूल के हैं। कौन है? बेबिल रामक्लावन। बेबिल रामक्लावन ये बिहार राज्य से संबंध रखते हैं। किससे? बिहार से संबंध रखते हैं। पहले ये कहाँ थे? बिहार के रहने वाले थे। बाद में इन्होंने क्या हुआ, सेशल्स पहुंच गया। सेशल्स में जाके इन्होंने अब वर्तमान में क्या है, सेशल्स के राष्ट्रपति हैं। दो भारतीय ऐसे हैं जो विदेशों में राष्ट्राध्यक्ष के रूप में भूमिका निभा रहे हैं। एक तो हमारे इंग्लैंड के हैं, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, और सेशल्स के राष्ट्रपति कौन है? बेबिल रामक्लावन है। ये भी क्या है, ये बिहार राज्य से संबंध रखते हैं। ठीक है, तो अगर बात करें सेशल्स की मुद्रा क्या है, सेशल्स की मुद्रा की बात करें तो सेशल्स की मुद्रा को क्या है? सेशल्सी रुपया, सेशल्स रुपया। सेशल्स की मुद्रा भी क्या है? रुपया है। अगर बात करें सेशल्स की राजधानी, तो सेशल्स की राजधानी क्या है? विक्टोरिया है। सेशल्स की राजधानी क्या है? विक्टोरिया सेशल्स की राजधानी है। ठीक है ठीक है गुड्डू राजपूत, उत्तर देते रहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बताइए 20वें का आंसर। 20वां है, किसी राज्य के राज्य स्तर पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन समिति ने नवंबर 2011 में गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना को मंजूरी प्रदान की। बताइए गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना किस राज्य की है, ये आपको बताना है। अगर बात करें गंगा एक्सप्रेसवे की, गंगा एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे ये कितनी लंबी है? 534 किलोमीटर लंबी है। कितनी? 534 किलोमीटर लंबा हाईवे है। ये कहां से कहां तक है? तो ये मेरठ से कहां तक? इलाहाबाद तक। आजकल इसका नाम क्या है? प्रयागराज है। इसकी लंबाई क्या है? 564 किलोमीटर है। ये मेरठ से कहां? इलाहाबाद तक फैली हुई है। ठीक है, बताइए इसका आंसर क्या होगा, किस राज्य में है? 594 किलोमीटर। कितना? 594 किलोमीटर है। पांच सौ चौरानवे किलोमीटर। ये किस सरकार से रिलेटेड है? उत्तर प्रदेश सरकार से। किससे? उत्तर प्रदेश सरकार से। इस पर कार्य काफी तेजी से चल रहा है। तो बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश सरकार। यानी गंगा एक्सप्रेसवे को मंजूरी किसने दे दी थी? पर्यावरण विभाग ने। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यूपी सरकार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बताइए अगला क्वेश्चन। बताइए वर्ष 2021 के लिए लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया? बताइए आनंद राधाकृष्णन को, साइरस पूनावाला को, अमित रोहित दास को, या आशा भोसले को? बताइए किसे दिया गया था 2021 का लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार? लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया था? बताइए। अगर बात करें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार जो दिया जाता है वो राष्ट्रीय क्षेत्र पर अतुलनीय कार्य के लिए। किसके? अतुलनीय, अतुलनीय कार्य के लिए दिया जाता है। अतुलनीय कार्य के लिए दिया जाता है। बात करें तो किसे दिया गया था? साइरस पूनावाला को दिया गया था। और साइरस पूनावाला कौन है? ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया,
सीरम इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के क्या है? अध्यक्ष, मालिक हैं ये। क्या है? निदेशक या अध्यक्ष या मालिक, कुछ भी कह सकते हैं। जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने एक दवाई बनाई थी कोविड-19 की, उसका नाम क्या था? कोविशील्ड। कौन सी थी? कोविशील्ड थी। कोविशील्ड नाम की दवा बनाई थी, किसने बनाई थी? वो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाई थी। और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के मालिक कौन है? साइरस पूनावाला है। कोविशील्ड कौन सी थी? कोविशील्ड थी। ठीक है, तो कोविशील्ड किससे रिलेटेड थी? ये थी यूके की सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। किसने बनाई थी? कोविशील्ड को बनाया था। और कोवैक्सीन थी, कोवैक्सीन कितनी? भारत की खुद की वैक्सीन थी, वो भारत के साइंटिस्टों द्वारा बनाई गई थी। और जो कोविशील्ड थी वो एस्ट्राजेनेका की थी। किसकी? एस्ट्राजेनेका की। बात करें अगला क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत की प्रथम और अंतिम मुस्लिम शासिका कौन थी? दिल्ली सल्तनत की प्रथम एवं अंतिम शासिका कौन थी, ये बताना है। बताइए कौन थी? तो थी रजिया सुल्तान। कौन थी? रजिया सुल्तान। और रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? ये थी इल्तुतमिश की। किसकी? इल्तुतमिश की बेटी थी, इल्तुतमिश की पुत्री। और रजिया सुल्तान ने किससे शादी की थी? तो इसने शादी की थी अल्तुनिया से। किससे? अल्तुनिया से। रजिया सुल्तान अल्तुनिया के साथ लड़ाई हुई थी, लड़ाई में हारने के बाद इसने इसी से शादी कर ली थी, अल्तुनिया से। और ये किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की थी। और इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार को क्या कराया था? पूर्ण करवाया था। कुतुब मीनार कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण कराया, निर्माण पूर्ण कराया था। रजिया सुल्तान केवल 3 वर्ष तक रही थी प्रधान, 3 वर्ष तक क्या रही थी? दिल्ली सल्तनत की राजा रही थी। कितने? 1236 से लेकर 1240 तक, 1236 से 1240 तक शासक रही थी ये, 1240 तक। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? रजिया सुल्तान। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसने 1857 के विरोध को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी थी? बताइए, 1857 की जो क्रांति हुई थी उसे सर्वप्रथम किसने 1857 को क्या दिया गया था? संग्राम की संज्ञा दी थी। ठीक है, बताइए इसका उत्तर क्या होगा। और बात करें किसकी? बीडी सावरकर की, तो इनकी एक पुस्तक थी भारतीय स्वतंत्रता के लिए प्रथम संग्राम, यानी 1857 की स्वतंत्रता की लड़ाई। क्या थी? 1857 की स्वतंत्रता की लड़ाई, लड़ाई ये क्या थी? बीडी सावरकर की क्या थी? पुस्तक थी। क्या थी? पुस्तक थी ये। इस पुस्तक में पुस्तक, ठीक है, किसने लिखी थी? बीडी सावरकर ने। और प्रथम स्वतंत्रता की संग्राम किसने दी थी? बीडी सावरकर ने ही दी थी। अब बताइए, लखनऊ से जो 1857 की क्रांति थी, लखनऊ से इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? मेरठ से कौन कर रहा था? और दिल्ली से कौन कर रहा था? और झांसी से कौन कर रहा था? इन सब के नाम भी बताइए। बताइए, झांसी से कौन कर रहा था? बात करें लखनऊ से, तो लखनऊ से कौन कर रहा था? बेगम हजरत महल। हजरत महल। मेरठ से कौन कर रहा था? कदम सिंह। और दिल्ली से कौन कर रहा था? बहादुर शाह जफर। कौन था? बहादुर शाह जफर। ये कौन था? मुगल शासक था, अंतिम मुगल शासक।
अंतिम मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह जफर। और झांसी से बात करें तो महारानी लक्ष्मीबाई। कौन? महारानी लक्ष्मीबाई। बात करें बरेली से, तो बरेली से कौन कर रहा था? खान बहादुर खान। कौन कर रहा था? खान बहादुर खान। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? बीडी सावरकर हो जाएगा। ठीक है। नाना साहेब कहां से कर रहे थे? कानपुर से। नाना साहब की बात करें तो किस कहां से कर रहे थे? कानपुर से। कानपुर से नाना साहेब और तात्या टोपे। नाना साहेब और तात्या टोपे दोनों कहां से कर रहे थे? कानपुर से। ठीक है। अब ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए और इसका उत्तर दीजिए। बताइए कोर्स किस प्रसिद्ध खेल का परिसर है? कोर्स किस खेल का परिसर है, यह आपको बताना है। बताइए घुड़सवारी कहाँ की जाती है? घुड़सवारी की जाती है ट्रैक पर। किस पर? ट्रैक पर की जाती है। टेनिस की बात करें तो टेनिस का क्या होता है और बेसबॉल का क्या होता है, इसका भी बताइए। टेनिस किस पर खेली जाती है? टेनिस खेली जाती है कोर्ट पर। किस पर? कोर्ट पर खेली जाती है। बेसबॉल की बात करें तो किस पर खेली जाती है? डायमंड पर। किस पर? डायमंड पर खेली जाती है। इसके परिसर को क्या कहते हैं? डायमंड कहते हैं। बेसबॉल। ठीक है। कोर्स की बात करें तो कोर्स किस पर खेली जाती है? गोल्फ। गोल्फ जो होता है वो किस पर खेला जाता है? कोर्स पर खेला जाता है। यानी गोल्फ के जो खेलने के मैदान को क्या कहते हैं? कोर्स कहते हैं। ठीक है। ठीक है गुड्डू राजपूत। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए और इसका उत्तर दीजिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, ग्लोबल पर पश्चिम से पूरब की ओर खींचे जाने वाली काल्पनिक रेखाओं को क्या कहते हैं? ये मान लीजिए क्या हमारी पृथ्वी है, ये नॉर्थ है और ये क्या है? साउथ है। ठीक है। ये ईस्ट है और ये क्या? वेस्ट है। ये क्या कर रहा है? पश्चिम से पूरब की ओर। देखो, पश्चिम से पूरब की ओर खींचे जाने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं, ये बताना है। और ये भी बताइए नॉर्थ से साउथ की ओर खींची जाने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं? बताइए इसका आंसर क्या होगा। अगर बात करें किसकी? पश्चिम से लेकर पूरब की ओर खींची जाने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं? हम कहते हैं अक्षांश रेखा। क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा कहते हैं। और अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है? 181 अक्षांश रेखाएं हैं। ठीक है। 100 अक्षांश रेखाएं। और दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? तो दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी, क्या है? तो 111 किलोमीटर। कितनी होती है? 111 किलोमीटर होती है। कैसे? देखिए, मान लीजिए ये अक्षांश रेखा है, एक दूसरी अक्षांश रेखा क्या है? ये है। तो इन दोनों की जो बीच की दूरी होगी वो कितनी होगी? 111 किलोमीटर होगी। कितनी? 111 किलोमीटर। उसी प्रकार से अब आपको बताना है, बताइए देशांतर रेखाएं, यानी जो नॉर्थ से उत्तर से दक्षिण की ओर मिलने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं हम? उत्तर से और दक्षिण को, उत्तर से दक्षिण को, नॉर्थ से और साउथ को मिलाने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं? देशांतर रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? देशांतर रेखा। और देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है? 360 है। कितनी है? 360 है। और देशांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है वो कितनी होती है? 111.37 किलोमीटर। 111.37 किलोमीटर क्या होती है? दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी होती है। दो अक्षांश की कितनी? 111। और दो देशांतर के बीच की कितनी? 111.37 किलोमीटर होती है। और अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है? 181 है। और देशांतर संख्या कितनी है? 360 डिग्री है।
अगर बात करें अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा या समय मानक समय रेखा, ये दोनों मतलब एक ही है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा या मानक समय रेखा दोनों बात एक ही है। ये कहाँ से गुजरती है? ये गुजरती है लंदन से। कहाँ से? लंदन से, लंदन शहर से गुजरती है। और बताइए भारत का मानक समय रेखा किस डिग्री पर है, किस डिग्री देशांतर पर है? बताइए, उसका उत्तर दीजिए। बताइए भारत की जो मानक समय रेखा है, भारत की मानक समय रेखा, मानक समय रेखा, भारत की मानक समय रेखा कितनी है? 82.5 डिग्री। ये कहां से निकलती है? इलाहाबाद के नैनी से। कहां से निकलती है? इलाहाबाद के नैनी से। इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा। बताइए अगला क्वेश्चन है हमारा, द टेरिबल हॉरिबल वेरी बैड गुड न्यूज के लेखक कौन है? बताइए, मेघना पंत, किरण देसाई, शोभना भारती या अनीता नायर, कौन है? इसका उत्तर दीजिए। बताइए। हाँ गुड्डू राजपूत, 5.5 घंटे आगे है 0 डिग्री से, 82.5 डिग्री। ठीक है, हमारा जो लंदन के समय से हमारे भारत का समय है 5.5 घंटे आगे है। ठीक है, दीजिए इसका उत्तर क्या होगा? बताइए इसका उत्तर क्या होगा? क्या है? अनीता नायर। अनीता नायर की एक प्रसिद्ध पुस्तक है, कौन सी? वाटरमैन। कौन सी है? वाटरमैन। ये अनीता अनीता नायर की क्या है? प्रसिद्ध पुस्तक है। अगर बात करें द टेरेबल हॉरिबल वेरी गुड न्यूज, ये वेरी बैड गुड न्यूज की किसकी है? मेघना पंत की है। और मेघना पंत क्या है? ये लेखिका और पत्रकार हैं, एक लेखिका हैं और पत्रकार हैं। लेखिका व पत्रकार हैं। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? मेघना पंत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए और इसका उत्तर बताइए। भाखड़ा नागला परियोजना, भाखड़ा नागला बांध परियोजना किस नदी पर है? यह बताइए, और बताइए किस राज्य में है? किस राज्य में है? किस नदी पर है ये तो बताइए, बताइए, और किस राज्य में है ये भी बताइए। और भाखड़ा नागला बांध की ऊंचाई भी बताइए। अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो कितनी है? 226 मीटर। कितनी? 226 मीटर ऊंचाई है इसकी। इसके बांध की ऊंचाई कितनी है? 226 मीटर ऊंचाई है। बताइए। और बात करें भाखड़ा नागला बांध के, इससे कौन कौन से राज्य सिंचित होते हैं? राज्यों को पानी मिलता है। कितने राज्यों को पानी मिलता है इससे? पानी किन किन से मिलता है? हरियाणा, पंजाब और राजस्थान और हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश, इतने राज्यों को क्या मिलता है? इससे पानी मिलता है। तो ये किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में। किस में है? भाखड़ा नागला बांध किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में। और भाखड़ा नागला बांध किस नदी पर है? ये गोदावरी नदी पर, सतलज नदी पर। किस पे है? सतलज नदी पर है। सतलज नदी पर क्या है? भाखड़ा नागला बांध है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, सतलज नदी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? ये आपको बताना है। बताइए भारत का मैनचेस्टर, और बताइए उत्तर भारत का मैनचेस्टर। उत्तर भारत का बताइए, दक्षिण भारत का बताइए। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर बताइए क्या है? उत्तर भारत का मैनचेस्टर और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर भी बताइए। इसका उत्तर क्या होगा? गुड्डू राजपूत उत्तर दो, इसका क्या होगा? और बात करें दक्षिण उत्तर भारत का मैनचेस्टर, तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कानपुर को कहा जाता है। किसे? कानपुर को कहा जाता है। और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर है
कोयम्बटूर। क्या है? कोयम्बटूर। और बताइए भारत की सिलिकॉन वैली किस शहर को कहते हैं? भारत का सिलिकॉन वैली, भारत का सिलिकॉन वैली। तो भारत की सिलिकॉन वैली की बात करें तो भारत का सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं? बेंगलोर को। कैसे कहते हैं? बेंगलुरु को। बेंगलुरु को क्या कहते हैं? भारत की सिलिकॉन वैली। तो बताइए भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? अहमदाबाद को कहते हैं। और उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? कानपुर को। और दक्षिण भारत का किसे कहते हैं? कोयम्बटूर को कहते हैं। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मोसाद। मोसाद किस देश की खुफिया एजेंसी है? बताइए। मोसाद किस देश की खुफिया एजेंसी है, ये बताइए। रूस की बात करें तो रूस की है केबीसी। क्या है? केबीसी। रूस की खुफिया एजेंसी का नाम क्या है? केबीसी है। संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें तो कौन है? CIA है इसकी। और भारत की क्या है? रॉ है। भारत की क्या है? रॉ। बताइए रॉ के अध्यक्ष कौन है? रॉ के अध्यक्ष बताइए कौन है? बताइए रॉ के अध्यक्ष, कमेंट कीजिए। गुड्डू राजपूत उत्तर कीजिए। अगर बात करें भारत की रॉ के अध्यक्ष कौन है? सामंत कुमार गोयल। कौन है? सामंत गोयल है। सामंत गोयल। गोयल। रॉ की फुल फॉर्म क्या होगी? रिसर्च एनालिसिस विंग। रॉ की फुल फॉर्म क्या होगी? रिसर्च एनालिसिस विंग। ठीक है। अगर बात करें केबीसी, केबीसी के ही सदस्य रह चुके हैं कौन? व्लादिमीर पुतिन, जो रूस के वर्तमान में क्या है? राष्ट्रपति हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बताइए जल जीवन मिशन कब शुरू किया गया था? जल जीवन मिशन शुरू कब किया गया था? और जल जीवन मिशन को पूरा करने वाला पहला राज्य, जल जीवन मिशन को करने वाला राज्य, करने वाला पहला राज्य बताइए कौन सा था? और यूटी बताइए कौन सी यूटी थी जिसने जल जीवन मिशन को पूरा किया था? राज्य भी बताइए और यूटी भी बताइए। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो राज्य कौन सा था? गोवा था, जिसने जल जीवन मिशन को सबसे पहले पूरा किया था। और यूटी में बात करें तो कौन सा? दमन दीप, दादर नागर हवेली और दमन दीप। दादर नागर हवेली व दमन दीप। इसे 26 जनवरी 2020 को दादर नागर हवेली और दमन दीप को क्या कर दिया था? एक कर दिया था। 26 जनवरी 2020 को दादर नागर हवेली और दमन दीप जो पहले अलग अलग राज्य हुआ करते थे, बाद में क्या कर दिया इन्हें? एक कर दिया था। ठीक है। और जल जीवन मिशन कब शुरू हुआ था? तो ये हुआ था 15 अगस्त 2019 को। कब? 15 अगस्त 2019 को इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, जल जीवन मिशन की। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा 2019। जल जीवन मिशन पूरा करने वाला राज्य कौन सा था? गोवा था। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2019 में हुई थी। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है गुड्डू राजपूत, आज के हमारे 30 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। आप लोग कहीं जाइएगा मत, 10 मिनट में हम फिर मिलेंगे आपको रीजनिंग की क्लास में। ठीक है, जब तक के लिए यहीं आगे मिलते हैं 10 मिनट की क्लास में। 10 मिनट के बाद अगली क्लास रीजनिंग में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। नारियल का तेल, सोयाबीन का तेल, जैतून का तेल। फटाफट कमेंट लगाइए और आंसर दीजिए आप लोग। MUFA का सर्वोत्तम